है एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? आई होप आपकी लाइफ सही चल रही होगी। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 482। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो देयर आर ह्यूज चांसेस कि आपको इस एपिसोड की शुरुआत कम समझ में आएगी, लेकिन तब भी हम इस परेशानी को सॉल्व कर लेते हैं बाय डूइंग अ रिकैप ऑफ लास्ट वीडियो। बेसिकली पिछले पार्ट में जियान ने अपनी डिवाइन कोर इंसेप्शन को पूरा किया होता है, और ऐसा हुआ था लू लुआन की इंसेप्शन की वजह से, क्योंकि उनके हस्बैंड डीमन स्लेयर जो युआन अपने आप को सेक्रीफाइस कर चुके थे, तो उनकी भी दुनिया में रहने की वजह नहीं रह गई थी। इसलिए वो भी खुद को बलिदान करके जियान के लिए एम्पर रोड तैयार करती हैं, जिससे वो बन पाएगा एम्पर रैंक का 2 फॉर्मेशन मास्टर। नाउ लेट्स बिगिन। शुरुआत में हमें जियान दिखाया जाता है जो कि उसे एम्पर रोड में जाने की कोई जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि उसके चेहरे पे होते हैं कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशंस में लू लुआन के लिए गहरी रिस्पेक्ट। 1 2 3 4 5 वाली 5 सेकंड के बाद सबके कानों में बूम की आवाज गई थी। वुफू मेंशन के अंदर का और एकदम अजीब हो जाता है। फिर एक सीढ़ियों से बना हुआ रास्ता जो कि जमीन से आसमान को जोड़ता था, हमें से शेप लेते हुए देखते हैं। इसमें करीब 100 सीढ़ियां थी। इन्हें ढक रखता डेंस पैटर्न्स थे। इनमें से हर एक के पास वो पावर होती है जो अच्छे की खोपड़ी घुमा के रख दे। इन सीढ़ियों में से इंस्क्रिप्शन से भरा ऑरा निकलता है जिसने जियान को ढक लिया था। हवा वाइब्रेट होती है हमिंग आवाजों के साथ। जियान की नजरें भी ऊपर की तरफ जाती हैं। वो कहता है एम्पर रोड डिवाइन मोमेंट इंस्क्रिप्शन। उसे अभी बिलीव करने में काफी परेशानी हो रही थी कि इस स्टेप तक वो इतनी जल्दी पहुंच जाएगा। जियान का फाइनली पहला कदम बढ़ा था। उसके शरीर की चारों तरफ कोई मफल्ड एक्सप्लोजन होते हैं। इस सीढ़ी पे से उठती हैं स्कॉचिंग फ्लेम्स जो उसके पूरे शरीर को ढक लेती है। लेकिन ये कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं, बल्कि इनके अंदर कुछ मिस्टीरियस था। ये जियान के एक्सप्रेशन को ट्विस्ट होने पे मजबूर कर देती है। फिर उठता है सेकंड स्टेप। कानों में जाती है छम छम की आवाजें। ये सीढ़ी साउंड वेव अटैक्स करती है। जियान फैलाते अपने टेरिफाइंग स्पिरिचुअल प्रेशर को, जैसे उस मेटालिक ऑरे को रोका जा सके, लेकिन तब भी सप्रेशन की वजह से जियान का शरीर कांपता है। फिर थर्ड स्टेप, एट्रीब्यूट चेंज हुआ था। परेशानी भी दूसरी आई थी, लेकिन जियान दांती मींस के कंटिन्यू करता है। इनमें से हर एक सीढ़ी में वो पावर थी जो इवन जियान की जैसे कल्टीवेशन वाले को भी क्रश करके रख दे। लेकिन डिफिकल्टीज के सामने भी जियान ने कभी कदम पीछे नहीं लिया था। वो दांतों के इस किसाने की और मुफल बूमिंग आवाजें रुकती नहीं है। जियान के माथे से पसीना लगातार बहता है। पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसने फर्स्ट मेजर बाउंड्री को क्रॉस कर लिया था, और इसके रिजल्ट तुरंत सामने आ जाते हैं। जियान को इंस्टेंटली फील होता है कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ एक लेवल ऊपर चली गई है, और उसका डिवाइन इंसेप्शन के बीच का कनेक्शन और भी गहरा हो चुका था। वो कहता है बस कुछ और समय, मैं यहाँ पे हार नहीं सकता। कदम फिर से बढ़ने लगे थे। ऑफ कोर्स समय का बहना भी बंद नहीं होता है। 10 20 30 40 स्टेप्स, लेकिन नजर थी उसकी 100 स्टेप पे। आखिरकार वहीं पहुंचने के बाद वो एम्पर डिवीजन को क्रॉस कर पाएगा। सीन चेंज हुआ था। ये जमीन पे खड़े वो इनकार्नेशन एक्सपर्ट्स जो कि अपने आप को चोजन जीनियस कहा करते थे, वो ऊपर जियान को स्टन्ड एक्सप्रेशन के साथ देखते हैं। वो जो कि अब एम्पर रोड के बिल्कुल अंत में पहुंच चुका होता है। लोग अपने चेहरे से सरप्राइज को रोक नहीं पाते। कोई बोलता ही मैडनेस है। मैं तभी कहूँ कि इतनी कम एज में भी ऐसी स्ट्रेंथ को रखता है। हालांकि जानते नहीं थे कि एम्पर रोड एक्चुअली में है क्या, लेकिन जो टेरिफाइंग पावर एमिट कर रही थी वो इतनी ओवरवेलमिंग थी कि सबकी रूहें कांप रही होती हैं। इन सब को अच्छे से समझ में आता है इस वुफू मेंशन की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो जियान के हाथों लग चुकी है। लेकिन जियान ने शुरुआत में जिस तरीके से इन सभी के लिए उस इविल डिवन वेल को रोका होता है, कोई भी ट्रू जेलसी को फील नहीं करता, बल्कि एक इंस्टिंक्चुअल रिस्पेक्ट होती है। ऑल्दो ग्रेटेस्ट फॉर्चून जियान के हाथ में लगा था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी कि इन सबको कुछ मिला ना हो। सबके पास कोई न कोई ट्रेजर जरूर होता है। खासकर जियान का डीमन स्लेयर किंग का स्टेटस, इसके खिलाफ जानने की किसी की हिम्मत नहीं होती। इसी शांति में समय आगे बढ़ा था। कोई भी नहीं जानता था कि जियान वुफू के अंदर कब आया। जब तक इसके ऊपर ध्यान दे पाए तब तक ऑलरेडी वो इस एम्पर पाथ पे चढ़ने लगा था। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है जब एक बूम की आवाज के साथ कहीं पे तेज एक्सप्लोजन होता है। वेल कहीं पे क्या, वो तो जियान की पोजीशन थी। वो एम्पर रोड का बिल्कुल अंत, जहाँ से रेशमी सुनहरी रोशनियां फैल रही होती हैं। वहीं पर सुनहरे पैटर्न्स जियान की डिवाइन मूवमेंट इंस्क्रिप्शन से रेजोनेट करते हैं। इनमें से तूफान की तरह वेव्स निकलती हैं, जैसे कुछ दुनिया को तोड़ना चाहती हैं। गूंजती हैं वुश वुश की आवाजें। साथ में टूटा हुआ वुफू ये हिलने लगता है। इस दुनिया के कोनों में जो एंशिएंट इविल और छिपे हुए थे वो धीरे धीरे जागने लगे थे। हमारा ध्यान जाता है उस टैनफेंग वुमन के ऊपर जो कि एक्चुअली फिनिक्स ब्लड लाइन को रखती है। वो भौं से कोट के बोलती है, नहीं लगता है ये वही इविल और हैं जो कि मार्शल पैलेस में रह गए हैं। बिना सीने जोयुआन और उस वुमन की पावर के सप्रेशन के रिवॉर्ड ने और नहीं रोक सकता। उसके मुंह से शब्द भारी आए थे। तभी सारे जीनियस के कानों
थम जाती हैं वो शा की आवाजें, जो जहाँ पे कई घोसली शैडोज अपीयर हुई थी। उस वुमन के एक्सप्रेशन टाइट हो जाते हैं, वो कहती है नॉट गुड एंड सीज चेंज होती है, इस्तेमाल होती फिनिक्स स्काई शैडो टेक्निक। उसके पीछे क्रिम्सन एनर्जी फिनिक्स फॉर्म लेती है, मुंह से वो चिया वाली फिनिक्स क्राई की आवाज निकलती है और उसके इनॉर्मस विंग्स फैलते हैं। फिर क्रैश बूम के साउंड साथ ही टेरिफाइंग अटैक स्टिकी ब्लैक शैडो से टकराता गूंजती है थंडर की आवाजें। वो परछाइयां तुरंत ही फट जाती हैं। इनके कई काले रंग के धब्बे चारों तरफ बिखर गए थे। इस फैंगचिंग को सफल होते हुए देख के बाकी पावर हाउसेस भी खुश हो जाते हैं। ये बिना हेजिटेशन के अपने अपने अटैक्स को अनलीश करने लगते हैं और बिल्कुल जैसा शुरुआत में रिजल्ट था, एक एक करके बाकी की ब्लैक शैडोज भी कमजोर शीशों की तरह टूटने लगी थी। बात ऐसी होती कि भले इन शैडोज के पास स्ट्रेंथ हो, लेकिन कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। इसी इवेंट में क्रिस्टल पैलेस की एक दिशा में से ग्रेसफुल फिगर ऊपर गई थी। वो बोलती है बिग ब्रदर जियान। जियान लेफ्ट में मुड़ के रिप्लाई करता है तुम जाग गई। उसके निगोंग पिल के अंदर की डिवाइन मूवमेंट इंस्क्रिप्शन थी, वो हर एक सेकंड के साथ और भी तेज होती जा रही थी। इसमें से सुनहरी रोशनी पतले पतले धागों की तरह चारों तरफ फैलती है। ये चुन चुन कर उन पार्टिकल्स को डिवावर करती हैं, जो कि ब्लैक शैडोज के फटने से बनते हैं। हालांकि बाकी लोग सेंस नहीं कर पाते, लेकिन होली फ्लेम को पोजेस करने की वजह से जान और जूनर दोनों ही महसूस कर पा रहे थे। ब्लैक शैडोज के तबाह होने के बाद भी यहाँ पे वो इविल ऑरा रुका हुआ था। जूनर कहती है वो चीज कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। यार रिप्लाई करता है लेकिन हमें कोशिश करनी होगी, वरना यहाँ मौजूद इन सभी जीनियसेस की मौत ये हमारे ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। जूनर भी नॉड करके बोलती है हाँ, अगर ऐसी ही बात है तो मैं बिग ब्रदर जियान को फॉलो करूंगी। कहते ही दोनों ही होल्ड बैक करना रोक देते हैं। इरप्ट होती हैं होली फ्लेम्स। इनके और साथ में मिले थे, ये तैयार थे कंबाइंड अटैक करने के लिए, लेकिन तभी हवा में बहने वाले वो काले रंग के धब्बे ये अचानक से झंझनाते हैं। फिर ये बिखरने की जगह इकट्ठा होने लगते हैं। ये खींचते हैं वॉइड के उस पॉइंट की तरफ जहाँ का स्पेस वॉलेंटली डिस्टॉर्ट हो रहा था, जैसे यहाँ पे कुछ मैसिव आने वाला हो। फाइनली जियान का ध्यान जाता है उस ब्लू स्टोन बॉक्स की तरफ जिसे लुलुआ ने लास्ट में उसे दिया था। इसी के अंदर डीमन स्लेयर किंग ज़ू युआन की वो ऑर्डर की होती है। जियान बिना हिचकिचाए इस चीज को सीधा फैंगचिंग की तरफ भेज देता है। फैंगचिंग बेसिकली वही फिनिक्स वाली वुमन थी जो कि उन जीनियसेस में होती है। जियान बोलता है वुफू पैलेस का ट्रेजर है, इसे लो और जाओ। ये वो चीज है जिसे सेंस करके लैंग ल्यूचेन तुम्हें तुरंत ही बचाएगा, वरना तुम इस ट्रिप को सरवाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी जान की स्ट्रेंथ ट्रिपल इनकार्नेशन में पहुंची नहीं होती है, तो वैसे खोल नहीं सकता था, लेकिन इससे फैंगचिंग और बाकियों की जान बच जाएगी। जियान के ऐसे एक्शंस को देख के कई जीनियसेस के चेहरे लाल हो जाते हैं। आखिरकार इतने कमजोर कब से हो गए कि इन्हें दूसरों की इस तरीके से प्रोटेक्शन की जरूरत हो। वो धाड़ के बोलते हैं जियान तुम्हें हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, लेकिन इंसानी दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट यंग एलिट्स हैं। क्या हमें मैदान को छोड़ के इस तरीके से भागना होगा? हाउएवर ये सुन के जूनर के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। बजिंग बजिंग की आवाज साथ आईब्रोज के बीच के मार्क में से बहुत ही टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस निकलती हैं। ये उसके पीछे फॉर्म करते हैं 9 गोल्डन क्रॉस को। वहीं पे प्राइडेड जीनियसेस की आवाजों को जूनर की ब्रेड जैसी वॉइस शीट डालती है। वो कहती है अगर तुम सभी नहीं गए तुम्हें भागने का मौका नहीं मिलेगा। आखिरकार तुम्हारे पास होली फ्लेम्स नहीं है और न ही तुम्हारे पास है रीइंकार्नेशन की सील। तुम्हारा यहाँ पे रहना ब्रदर जियान के ऊपर बर्डन डालेगा। इस पल जियान भी इनकी सुनना बंद कर चुका था। उसके आईब्रोज के बीच में से मेंटल स्ट्रेंथ रिलीज होती है। वहीं पे दिमाग के अंदर की डिवाइन मूवमेंट इंस्क्रिप्शन एक भयानक स्पीड के साथ घूमने लगी थी। उसके हाथ में कुछ फॉर्मेशन स्क्रोल्स अपीयर होते हैं जिन्हें वो तुरंत ही क्रश कर देता है। एक के बाद एक हजारों पैटर्न्स हवा में कंडेंस हुए थे। इनके नंबर्स काफी 3 लाख को क्रॉस कर जाते हैं। हल्की आवाज में कहते आ जाओ, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि आउटर रिम की ऐसी कौन सी एंटिटी है जिसकी यहाँ पे डिसेंड होने की हिम्मत हुई। इसमें से सिजलिंग चीजें की आवाजें निकल रही थी। जियान और जूनर की कंबाइंड स्ट्रेंथ के सामने ये ट्विस्ट होता है। दोनों की नजर टिक जाती है वर्ल्ड के एक पॉइंट के ऊपर जहाँ पे ब्लैक शैडोज की काले रंग की रोशनियां इकट्ठी होती हैं। फिर 1-2 सेकंड कान में एक सिनिस्टर आवाज जाती है। वो आवाज शुरुआत में बोलती है सिस, बस एक इनिशियल रीइंकार्नेशन कल्टिवेटर और एक लड़की जिसने अभी तक रीइंकार्नेशन को टच भी नहीं किया। क्या इसी कॉन्फिडेंस के साथ तुम मेरे सामने खड़ा होना चाहते हो? बहुत दूर से काले रंग की रोशनी फ्लैश हुई थी। फिर एक ही पल में हजारों किलोमीटर के डिस्टेंस को पार करके ज्ञान से बस कुछ किलोमीटर की दूरी पे अपीयर होता है। इंडिस्टिंक्ट ह्यूमनॉइड फिगर था जो कि डिस्टॉर्टेड वॉइड से बाहर आया होता है। इसकी मौजूदगी में पूरा स्पेस हिल जाता है। हवा बजिंग आवाज साथ कांपने लगती है। हालांकि इसने अपनी ऑरे को रिलीज नहीं किया था, लेकिन सबके दिल ठंडे पड़ चुके थे। और इनकार्नेशन जीनी से चिल्लाते हैं रेड किंग रैंक, नहीं ये इम्पॉसिबल है। आखिर इविल रेस वुफू में एंटर कैसे कर सकती है? एक ही पल में इन सबके कॉन्फिडेंस गायब हो गए थे। इन्हें एहसास होता है कि जियान की चिता अपनी
बिल्कुल सही थी। कुछ इनमें से कई घमंडी लोग भी होते हैं जिनकी बॉडी से इरप्ट होता है वो रिइंकार्नेशन का ऑरा। ये कहते हैं डरो मत डरो मत, अगर हम साथ में काम करते हैं तो इसे क्यों नहीं खत्म कर पाएंगे। लेकिन इसका रिप्लाई आता है चौसा स्पेस क्रैक के साउंड साथ फट गया था। इस सिंगल डिमोनिक लाइट किसी बुलेट की तरह दो जीनियसेस की खोपड़ी के आर पार हो जाती है। उनके शरीर तुरंत ही कागज की तरह जल जाते हैं। बस कुछ ही पलों में पूरी तरीके से मिट गए थे, इवन बोन्स भी नहीं बचे। बाकी लोग कांपते हैं, इनके गले रोल करते हैं। कई जिन्होंने अपने ट्रेम्बलिंग हाथों से ट्रांसमिशन टेलिस्मैन को क्रश कर दिया था जैसे अपने क्लैन के एल्डर्स को बुला सके। लेकिन अपीयर होने वाला ब्लरी फिगर वो ही करके बोलते अपनी स्टैंड को बर्बाद मत करो, ये आउटर रियल में या तुम्हारा प्यारा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड कोई काम नहीं आएगा। इस हाफ इविल गॉड डीटी के सामने अपनी जान को गंवाना तुम सबको अपने ऊपर नाज होना चाहिए। बोलते सबके कान में जाती है शावू 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 की आवाजें। वो ईविल सिनिस्टर ऑरा फैलाता बिल्कुल उमड़ते हुए बादलों की तरह, इस पूरे वुफू को बिल्कुल अनस्टेबल कर देता है जैसे इस पावर के सामने सब कुछ जम गया हो। स्पेस की परतें थरथराने लगती हैं। इसी पर फाइनली जान की नजरें फेंग चिंग के ऊपर गई थी। वही फिनिक्स ब्लड वाली लड़की। वो पूछते अब तो मैं समझ में आया, बेसिकली अगर ये फिनिक्स क्लैन पर्सन नहीं होती तो जान से सेव करने की क्यों ही कोशिश करता। वो वुमन फेंग चिंग भी समझ जाती है कि आज उसका प्राइड उसकी जान नहीं बचाने वाला। बिना होली फ्लेम या फिर इनकारनेशन की हाई लेवल की स्टैंड के बिना यह रहना बस मौत को बुलावा देना है। क्या शांति से बोलता है क्रिस्टल पैलेस के पीछे एक पैसेज है। ये कहते उसके शरीर को ग्लेज होली फ्लेम ने ढक लिया था। एक फर्श की वैसा उसके चारों तरफ का स्पेस जिसे इविल एंटिटी के ऑरेंज लॉक कर दिया होता है वो टूट जाता है। फैलती उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। फेंग चिंग भी चिल्ला के बोलती है रिट्रीट। वो सारे जीनियसेस उसको लेके जाने लगती है उस पैसेज की तरफ। लेकिन वो हाफ इविल गॉड ये कैसे होने दे सकता था। और ही करके बोलता है तुम भागना चाहते हो। एंशिएंट टाइम से अब तक इस शुआनी रक्षाशक के हाथों से आज तक कोई नहीं बच पाया। ये डिमोनिक आवाज सबके कानों तक नहीं बल्कि सोच तक पहुंचती है। उस अप्रेसिव फोर्स के सामने इनकी सांसें रुक जाती हैं। ये पावर, ये बीइंग बस 4-4 इनकारनेशन नहीं था, ये शायद 5-4 इनकारनेशन या फिर उससे भी स्ट्रॉन्गर। बेसिकली ऐसी स्ट्रेंथ थी जिसके बारे में बहुत कम ही लोग इमेजिन कर सकते हैं। हालांकि हमें शुआनी रक्षाशक का चेहरा दिखाई नहीं देता है, और हम फील कर सकते हैं कि इसके चेहरे पे मॉकिंग एक्सप्रेशंस होंगे। उसका और लंबा मोटा सा हाथ उठता है जिसे कि डार्क इविल लाइन से ढक रखा था। अगली पल वो हजारों लाइन ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं एक डेविल सरपेंट में, जो हिस्से से करते हुए फेंग चिंग और बाकियों को निशाना बनाता है। जैसे सरपेंट का वो जबड़ा खुलता है इसमें से ब्लडी स्टैंच निकली थी जैसे लाखों क्रीचर्स को निकल चुका हो। ये पावर इतनी सिनिस्टर होती कि अगर इसे रिइंकार्नेशन एक्सपर्ट भी छूता है वो तुरंत ही इरोड हो जाएगा। इस डेविल सरपेंट की स्पीड टेरिफाइंग थी। हवा में रह जाती बस कुछ क्वेकिंग आवाजें। फेंग चिंग जो कि इस पैसेज को गार्ड कर रही थी इस एंटिटी को अपनी तरफ आते हुए देख के वो अपनी दांती मीस लेती है। डैमेट करके बोलती है हम लेट हो गए। अभी सारे जीनियसेस के रोंगटे खड़े हो गए होते हैं जैसे खुद मौत ने छू लिया हो। इवन इनके लिए उंगली हिलाना भी बहुत मुश्किल था। तो फिर अपनी रिइंकार्नेशन पावर को इकट्ठा करने की तो बात ही छोड़ो, उस हाफ इविल गॉड के प्रेशर के अंडर ये खुद को बिल्कुल हेल्पलेस पाते हैं। गूंजती वो क्वैक 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 की आवाजें, एक के बाद एक हेवन चोजन जीनियसेस जिन्हें चीखने का मौका भी नहीं मिलता है वो सीधा सीधा निकले जाते हैं। हड्डियों के शैटर होने की और मांस के डिसॉल्व होने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। वो सर्वेंट जैसे इन्हें चबाता है इन सब की ओरियन पावर वापस जाती है स्वान रक्षा की बॉडी में। ये कई एक्सपर्ट्स को एक बार में अब्सॉर्ब कर रहा था। बेसिकली वो इस तरीके से बस अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा रहा होता बल्कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड के एग्जिस्टेंस को डिवावा करने से ये वुफू मेंशन अब उसके ऊपर रोक नहीं लगाता। फेंग चिंग और जो उसके बगल में खड़े कुछ जीनियसेस थे ये सब अपने ट्रम्प कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। रिलीज होती भयानक रिपल्स। अफसोस की बात ये थी कि तभी टोटल में से 2/3 लोग इमीडिएटली अनहाइलेट हो जाते हैं। वो हाफ इविल गॉड फिर से अपनी सिस्टर आवाज में कहता है आखिर ये पॉइंटलेस स्ट्रगल क्यों? क्या हमारी दुनिया में पुरानी कहावत नहीं है ये चींटियां चींटियां ही रहेंगी? उन भागने वाले फेंग चिंग के ग्रुप के साथ क्या हुआ? वो शुआनी रक्षाशा उनकी तरफ एक नजर भी नहीं डालता। आखिरकार ये उसके गोल नहीं थे बल्कि उसका ट्रू टारगेट, उसका ऑब्सेशन ये था जियान। बात ऐसी थी कि जो युआन ने जिस रास्ते को छोड़ा जो कि ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड से जोड़ता है इसमें हाफ इविल गॉड को कोई इंटरेस्ट नहीं था। अपनी ऊपर इन नजरों को महसूस करके जियान के एक्सप्रेशंस भी हार्ड हो जाते हैं। वो इग्नोर करता है उस किलिंग इंटेंट को। लाइटनिंग स्पीड के साथ उसकी हैंड्स चेंज होती हैं। शुआनी रक्षा के टेरर को उसने अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जियान के हिसाब से अगर वो इन सारे ट्रम्प कार्ड्स का इस्तेमाल भी कर देता है तभी वो एक 4-4 रिइंकार्नेशन का ही सामना कर पाएगा। लेकिन इसके ऊपर ये जियान की लिमिट्स के बाहर की चीज थी। एक हाफ इविल गॉड जो कि इंसानों के 5-4 रिइंकार्नेशन के बराबर हो, इस लेवल का सामना करने के लिए जियानो जूनर अपनी पावर
को कंबाइन करने का फैसला लेते हैं, क्योंकि भले ही बाकी के लोग यहाँ से एस्केप कर चुके हो, लेकिन इन दोनों के बारे में ऐसा नहीं था। इनके लिए समय निकालने वाला कोई बचा नहीं होता है। वैसे भी इन्हें गॉडेस याओजी ने इंस्पायर किया था। जियान सोचता है अगर होली फ्लेम का हाईएस्ट फॉर्म है होली पैटर्न की फ्यूजन पावर कैसी होगी। जब गॉडेस याओजी ने उस टेरिफाइंग फ्यूजन को डेमोन्स्ट्रेट किया था, जियान उस नजारे को कभी नहीं भूला होता। फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आखिर ज्वानी राक्षसा कैसे जान पाता। वो ही करके बोलता है, इग्नोरेंट एंड्स, तुम्हें इवेंचुअली कीमत चुकानी होगी। जैसे मैं तुम्हें कैप्चर करता हूँ, मैं लेयर बाय लेयर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा और तब भी तुम जिंदा होगे। उसकी वो काले रंग की हथेली आगे बढ़ती है, पेज फटता है, बटर की तरह इविल क्रैक अपीयर होता है, जैसे ब्लैक होल का वॉर्टेक्स। ये सब कुछ डिवावो करते हुए जियानो जूनर की तरफ बढ़ जाता है। ऑल्दो ये सिंगल मूव थी, लेकिन इसमें दोनों को एक साथ खत्म करने की पावर होती है। लेकिन इससे पहले क्रैक जियान के पास भी पहुंच पाता, गूंजती जूनर की काम आवाज, साथ में गोल्डन क्रॉस की क्राइज। वो अपनी हैंडसीज को फॉर्म करके बोलती, रिइंकार्नेशन सील 9 प्रोफाउंड फायर फेदर। पूरा स्पेस झुम की आवाज से ट्रेम्बल हो जाता है। उस टेरिफाइंग गोल्डन ग्लो के सामने इविल डार्कनेस पीछे हटने लगी थी। आखिरकार ये होती है रैंक 8 होली फ्लेम, 9 प्रोफाउंड चार्मिंग फ्लेम। भी तो जूनर समसरा लेवल तक भी नहीं पहुंची होती, लेकिन तब भी रिइंकार्नेशन सील की गाइडेंस की वजह से ये टेरिफाइंग पावर को अनलीश कर पा रही थी। प्योरिफाइंग ब्रिलियंस इवन हाफ गॉड को भी हिला के रख देती है। जूनर की बॉडी से बाहर आने वाली फ्लक्चुएशन स्काईरॉकेट होती हैं, स्पेस फोल्ड होने लगता है। लेकिन इसी मोमेंट में गूंजती एक और थंडरस रोर की आवाज। जैन जो कि चुपचाप से फोकस कर रहा था अपनी हैंडसीज के ऊपर, वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है। इनकी गहराइयों में जैसे पूरी गैलेक्सी छिपी हुई हो। वो कहता है, अब मुझे कोशिश करने दो। द हेवन डीमन फॉर्मेशन, उसकी डिवाइन मूवमेंट इंस्क्रिप्शन सामने अपीयर होती है। फिर उसका हाथ बढ़ जाता है ज्वानियन राक्षसा की तरफ। ये हल्की सी सुनहरी हथेली थी। वहीं पे ऊपर उठने वाले डिवाइन मूवमेंट इंस्क्रिप्शन में से एक मैसिव फॉर्मेशन स्क्रोल खुलता है। इस रियम के अंदर का सारा स्पेस ट्रांसफॉर्म होने लगता है, जैसे सुनहरे धागों से स्वेटर बुना जा रहा हो। ये बहुत ही पेचीदा पैटर्न थे। आसमान से डिवाइन रेन की तरह गोल्डन लाइट टपकती है। इन फ्लक्चुएशन को सेंस करके फाइनली स्वानियन राक्षसा अपनी कदम पीछे लेता है। उसकी आंखें श्रिंक हो जाती हैं और वो कांप के बोलता है, इम्पॉसिबल। ये ऑरा, ये फॉर्मेशन, वो इसे अच्छे से जानता था। हजारों सालों पहले जब उसने वूहू में घुसपैठ करी थी, तो उसे हराने वाले डीमन स्लेयर किंग जोयुआन नहीं थे, बल्कि थी यही गोल्डन हेवन शेकिंग फॉर्मेशन, जिसे कंट्रोल करने वाली एक वुमन थी। तो ज्वानियन राक्षसा अपनी जान बचा के जैसे से भाग पाया था। लेकिन अब वो सेम डिवाइन फॉर्मेशन फिर से अपीयर हो रही है। बस कंट्रोलर बदले हैं। वो पाइथन जो कि एकदम भयंकर लगता है, इसकी बॉडी क्रैक बैंग 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 की आवाजों के साथ शैटर हो जाती है। ये कुछ ऐसा था जैसे ये बूफू का मेंशन इस इविल पावर को रिजेक्ट कर रहा हो। वाइट ग्लो होता है प्योरिफाइंग लाइट से। वो हाफ इविल और गुर्रा के बोलते, लिटिल बीस्ट, तू इस फॉर्मेशन को कैसे कंट्रोल कर सकता है। कि आगे असली डर से फ्लिकर हो रही थी। इवन हजारों सालों के बाद भी इस हेवन डीमन फॉर्मेशन का सामना करने से वो अपनी सोल को ट्रेम्बल होने से रोक नहीं पाता। जैन स्माइल के साथ पूछता है, जब तुम पहले ही जानते हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो। वो ज्वानियन राक्षसा धारता है, ये पॉइंटलेस है। भले ही तुमने उस वुमन की ट्रू फॉर्मेशन को इनहेरिट किया हो, लेकिन तुम्हारे स्टैंड को देखते हुए तुम मौत को बुलावा दे रहे हो। वो अपने डर को सप्रेस करता है। उसकी त्वचा के ऊपर कुछ नीले रंग की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं। इनके अपीयर होती है उसका ईविल ऑरा और वॉलेंट हो गया था। हाँ, ये सच था कि उस फॉर्मेशन को पहचान चुका था, लेकिन इसकी वजह से वो और भी रूथलेस बन जाता है, क्योंकि हाफ इविल गॉड इस चीज का नाम और निशान मिटा देना चाहता है। अपनी हथेली के ऊपर गोल्डन फॉर्मेशन को चालू रखते हुए जैन सोचता है, लगता है इस बंदे से डील करना आसान नहीं होगा। अगर ये बस एक ऑर्डिनरी रेड किंग होता तो मैं उस दोनों साथ में मिलकर इसे खत्म कर सकते थे, लेकिन अब इसके अटैक्स को शायद हमारे डिफेंसेस रोक नहीं पाएंगे। लगता है अब टाइम आ चुका है। अब तक वो जा चुके होंगे। इस मोमेंट में इस वुफू मैशन का हर एक जर्रा जियान के कंट्रोल में था, लेकिन जब वो डीमन राक्षसा की हथेली पे उस ब्लू ब्लड को इकट्ठा होते हुए देखता है, उसकी सोल ट्रेम्बल हो जाती है। जूनर भी अपने आप को जैसे स्थिर रख पा रही थी। हालांकि उसकी लोअर बॉडी को स्पेशल पावर ने प्रोटेक्ट करके रखा था, लेकिन उसका ऑरा ढहने लगा था। अपने रिइंकार्नेशन सील और होली फिल्म दोनों का साथ में इस्तेमाल करने से जूनर ऑलमोस्ट अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर देती है। इसी पल गूंजती जियान की आवाज जो कहते हैं, जूनर मुझे ट्राई करने दो। ऐसा लगता है जियान कोई डिसीजन ले चुका हो। वो आइडिया जो कि कुछ समय पहले उसके दिमाग में आया था, लगता है अब उसे उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। जूनर भी नॉड करती है। उसकी रिइंकार्नेशन सील की पावर पेनी पेनी ब्लेड की तरह उसके और जियान के शरीर को प्रोटेक्ट करने लगे थे। वहीं वो 9 गोल्डन क्रॉस भी जूनर की जगह जियान को सपोर्ट देने लगते हैं। अभी ना ही हेजिटेशन का टाइम था, ना ही फालतू के शब्दों का, बस कंप्लीट ट्रस्ट की जरूरत थी। और ये बात जियान के दिल को गर्माहट पहुंचाती है। वो मन ही मन में सोचता है, सीनियर लू ने जिन 2 स्क्रॉल्स को छोड़
छोड़ रहा था उनमें से एक है ऑल डीमन हेवन फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन अपने पीक पे एक हाफ इविल गॉड को खत्म कर सकती है। हाउएवर रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं बस 3,30,000 कोर इंस्टेंसेस को कंडेंस कर सकता हूँ। अगर इसमें होली फ्लेम भी मिला दी जाती है तो ये फॉर्मेशन टेम्परेरी एक 4th रैंक रिइंकार्नेशन ईल पावर हाउस को कैद कर पाएगी, वहीं पे 3rd रैंक को खत्म कर पाएगी। आखिरकार एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर्स को मारना बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं जो स्ट्रेटजी यूज करूंगा वैसे कैद करने की नहीं बल्कि कुछ समय निकालने की होगी। इतना सोच के उसकी आंखें पैनी हो जाती हैं। दिमाग में बस एक थॉट फ्लैश होता है, ऑल हेवन डीमन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी। आसमान में थम 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 की आवाजें गूंजती हैं। ये सुनहरी रिपल्स थी जो कि ग्लोइंग ब्लेड की तरह सबको चीरते हुए चली जाती हैं। सुनर भी होल्ड बैक नहीं करती, वो बोलती है बिग ब्रदर जियान लेट्स गो। उसकी फ्लेम ढक लेती है जियान को। आखिरकार दुश्मन को ज्यादा ही ओवरवेलमिंग था। जियान ने भी सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था। होली फ्लेम फ्यूजन, होली पैटर्न फ्यूजन, अब वो तैयार था ये जुआ खेलने के लिए। आखिरकार अगर ये फेल भी हो गया तब भी उसके पास डेवल्स क्यूब है और क्लैन मार्क की पावर। वर्स्ट के सिनेरियो में जूनर को लेके गायब हो जाएगा, लेकिन अभी उसे अपनी होली फ्लेम की फ्यूजन को बिल्कुल लिमिट तक ले जाना है। दूसरी तरफ ज्वानी रक्षाशा उस नीले रंग की खून को एक्टिवेट कर देता है। गूंजती है बूम की साउंड। इसका ईविल और अब बिजलियों की तरह फैलता है। ऑलमोस्ट एक एंशिएंट फॉरवर्ड टेक्निक लगती है। एट द सेम टाइम वुफो की सारी एनर्जी जियान के पीछे इकट्ठा होके एक मैसिव गोल्डन होली सोर्ड को कंडेंस करती है जो कि 3,000 मीटर लंबी थी। इस तलवार में से इमोर्टैलिटी, प्योरिफिकेशन और होली प्रेशर रेडिएट हो रहा था जो कि सारी ईविल को खत्म कर सकता है। इसलिए जियान ने भी ब्रेक थ्रू किया होता है एम्पोरिंग फॉर्मेशन मास्टर में और अब उसे फिजिकल फॉर्मेशन स्टोन्स की जरूरत नहीं होती। उसकी बनाई हुई हर एक फॉर्मेशन उसके डिवाइन मूवमेंट र्यून से आती थी। इसे सुनहरे पैटर्न्स और ज्यादा खतरनाक और भी पैने बन जाते हैं जो कि ईविल के लिए बिल्कुल डेडली थे। ये पूरा वुफू मेंशन बन चुका था फॉर्मेशन और इस फॉर्मेशन के ऊपर जियान का एब्सोल्यूट कंट्रोल था। इरप्ट होता है उसका किलिंग इंटेंट। वो अपनी मैस्टिक आवाज में कहते ऑल हेवन डीमन फॉर्मेशन स्ले। उसके दोनों हाथ आगे बढ़ते हैं जैसे वो उस हजारों मीटर लंबी होली सोर्ड को ग्रैब कर रहा हो। फिर ये स्लैश कर देता है ज़ोनिन रक्षाशा की तरफ। दो हेवन शेकिंग चंग चंग की आवाजें गूंजती हैं। ये एंशिएंट सोर्ड साउंड ने पूरी दुनिया हिला के रख दी थी। वो होली ब्लेड अनस्टॉपेबल फोर्स के साथ आगे बढ़ता है। ज़ोनिन रक्षाशा ने भी सोचा नहीं था कि लड़का फॉर्मेशन को इस लेवल तक कंट्रोल कर पाएगा। उसके एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे। वो अगली और शौक लगता है। दांती मीस के बोलता है ऐसी टेक्निकल पावर। मैं ज़ोनिन रक्षाशा एडमिट करता हूँ कि हाफ इविल गॉड बनने के बाद तुम वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जिसे मैंने फेस किया है। इसी के साथ उसके गले से एक चीख की आवाज बाहर आती है। उसके हाथ में फटता है वो नीले रंग का ब्लड, इससे उसके सामने की अजीब सी अरेंजमेंट्स बन जाती हैं। वो गोल्डन होली सोर्ड क्रैश होती है। वर्ल्ड शैटर हुआ था। हम गोल्डन लाइट को बाहर की तरफ ब्लास्ट होते हुए देखते हैं। भले ही देखने में गोल्डन होली लाइट बहुत ही शानदार और सॉफ्ट सी लगे, लेकिन उतनी डेडली थी। इसे जो भी टच होता है वो प्योरीफाई हो जाता है। स्पेशली डार्क इविल एनर्जी तो बिल्कुल भाप में बदलती जा रही थी। आसमान जैसे दो हिस्सों में बढ़ गया हो। ये सोर्ड जस्ट टकराने वाली होती है उस ज़ोनिन रक्षाशा की बॉडी से, लेकिन तभी वो अपनी हथेली को उठाता है। वो नीले रंग का ब्लड ट्रेम्बल हुआ था। फिर पफ की वाई साथ एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन को बना लेता है। ये फॉर्मेशन का हो या फिर पैटर्न, इसमें एक मैसिव क्रीचर दिखाई दिया था। इसके अंदर से धीरे धीरे पैर बाहर आते हैं, अपने शेप को लेने लगता है। सबसे अजीब होती हैं उसकी आंखें जो कि 1 2 नहीं बल्कि 12 होती हैं। जब इस चीज से जियान की नजरें मिलती हैं बस एक आधा सेकंड में ही उसे भयानक चक्कर से आ गए थे, जैसे किसी ने हथौड़ा उसकी खोपड़ी मार दिया हो। ऐसा बस एक ग्लैंस से हुआ था। गूंजती हाफ इविल गॉड की आवाज जो धाड़ की बोलते एंशिएंट 12 वाइड एंसेस्टर डायग्राम। दोनों ही पावर्स बूम 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 की साउंड से टकराती हैं। ये कंप्लीट कोलिजन था। उस टकराने के पॉइंट से निकलती भयानक शॉक वेव्स, वो सैलाब की तरह फैलने वाली ऊर्जाएं जिनमें सिनेस्टर और होली दोनों मिली होती हैं। ये वर्ल्ड के परकच्चे उड़ा देती हैं। देखते देखते वो डहने की कगार पे आ गया था। भले उस क्रीचर की 12 आंखों को देख के जियान की खोपड़ी जल ना गई हो, लेकिन उस डिजनेस को जल्दी सरप्राइज भी कर लेता है। वो इग्नोर करता है इस अजीब सी पावर को और शुरुआत होती है उसके फाइनल गैम्बल की। आफ्टर ऑल उस एंटिटी को खत्म करने के लिए बस एक सोर्ड काफी नहीं थी। जियान वर्ल्ड में बैठा हुआ था बिल्कुल अनमूविंग। उसके आसपास की दुनिया चाहे कैसे भी कांप रही हो, लेकिन जियान को जुनर की फ्लेम्स प्रोटेक्ट करती हैं। रिलीज होती है उसकी सोल फोर्स और फ्लेम मंत्रा भी पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। उसकी बॉडी से थ्रम थ्रम थ्रमिंग आवाजों के साथ वो इंटेंस होली फ्लक्चुएशन रिलीज हुई थी। उसकी खोपड़ी के ऊपर अपीयर होता है एक छोटा सा कर्डन। ये एक एंशिएंट फ्लेम कर्डन था
था। हालांकि जूनर की फ्लेम की प्रोटेक्शन की वजह से राक्षसा से देख नहीं पाता कि क्या चीज है, लेकिन इसका और से टेरिफाइंग लगता है। वहीं पर अंदर जिया ने अपनी 5 होली फ्लेम को सेपरेट कर लिया था। उसके कंट्रोल में होली पैटर्न इकट्ठे होने लगते हैं। इस सीक्रेट पावर के सामने जैसे स्पेस पीछे हटने लगा हो। बनती हुई मैजेस्टिक एंशिएंट रिपल्स साफ इवल गॉड की धाड़ इस वर्ल्ड को हिला के रख देती है। वो कहता है मैं जुआनी राक्षसा तो मैं क्रश करूंगा। वो 12 आंखों वाला पैटर्न फ्लिकर हुआ था, इसमें से बाहर निकलती हुई एक्सट्रीमली हैवी इवल एनर्जी इस रहस्यमय फोर्स के सामने इवन ऑल हेवन डीवन फॉर्मेशन भी वॉलेंटली ट्रेम्बल हुई थी। वहीं पे मैसिव सोर्ड में जगह जगह पे क्रैक्स बनते हैं। अगर मामला ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही सेकंड में शैटर हो जाएगी और तब इस ऑल हेवन डीवन फॉर्मेशन को भी कोलैप्स होने से कोई नहीं रोक सकता। बिना इसके जियानो या फिर जूनर ये उस हाफ इवल गॉड के सामने एक पल के लिए भी टिक नहीं पाएंगे। इन दोनों की जिंदगियां बस एक पतले धागे से लटक रही होती हैं। अगर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है तो ये बैटल बस एक तरफा होगी। ऑफ कोर्स हम बोल नहीं सकते कि जियानो भी गैम्बल कर रहा है और क्या वो उसमें सफल होगा, हम उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बात ऐसी है कि तुम्हारे भाई का मूड अभी सही नहीं चल रहा और इसके रीजन वो लोग समझ सकते हैं जो हेल गार्डन के कम्युनिटी पोस्ट देखते रहते हैं, क्योंकि करीब 2 दिन पहले की बात है जब क्लोज रिलेशन में एक ड्यू टू हार्ट अटैक एक इम्पोर्टेंट फिगर की डेथ हो चुकी है। ऑनेस्टली बोलूं तो इन एपिसोड्स को बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अभी फ्लो में लौटने में शायद कई दिन लगेंगे। खैर आपको ये पार्ट कैसा लगा डू टेल अस इन दी कमेंट सेक्शन। अगर आपके पास कोई शिकायत या फिर सुझाव हो उसे भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड में इस बैटल का रिजल्ट क्लियर होगा और हम प्रोग्रेस करेंगे इस आर्क के नेक्स्ट फेज में। बेसिकली जिस तरीके से पिछले आर्क में मेन फोकस था लिटिल के ऊपर, अगला सब आर्क ध्यान देगा जूनर के ऊपर। बेसिकली फॉर नेक्स्ट एपिसोड देयर इज नो स्पॉइलर, लेकिन जो कल के पार्ट को आज ही देखना चाहते हैं वो डेफिनेटली चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन करके अर्ली एक्सेस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। और जिनका ऐसे ही पेट न भरे रहना चाहे हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे, तो उन्हें अपने लेवल्स को अपग्रेड करना होगा इमोर्टल एम्पायर या ओसी ऊपर। ज्वाइन के ऑप्शन को चेकआउट कर सकते हो चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब के साइड में। तब तक के लिए अलविदा।